So in today's class, we have to study about the guidelines for designing a better view layer interface for your application. For studying about the guidelines, first we have to study the guidelines for designing the forms and data entry windows. Forms and data entry windows means where you will ask the information from the user and store that information in the application's database. So, for example, just like a registration form, when you download an application, you register in it with your email ID and password to create your account. That registration form, if it is has to be designed, then what guidelines we have to follow? The first is use an existing paper form such as printed invoice as starting point of design. इसके कहने का मतलब क्या है, एक पेपर पे आप अपना डिज़ाइन पहले से फॉर्मुलेट करके रख लो और उस डिज़ाइन को माइंड में रखते हुए आपको एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है. दूसरा पॉइंट कहने का चाह रहा है कि इफ़ टू मच इंफॉर्मेशन इज टू बी फिट ऑन स्क्रीन, कंसिडर यूजिंग मेन विंडो विद ऑप्शनल स्मॉलर विंडोज दैट यूजर्स कैन डिस्प्ले ऑन डिमांड. कहने का मतलब अगर आपके फॉर्म में डेटा बहुत ज़्यादा आने वाला है तो आप मेन विंडो पे सब विंडोज़ बना दो जिसमें जो यूज़र होगा वो हर सब विंडो पे जाके उस विंडो से रिलेटेड डेटा को फिल आउट कर देगा ताकि सारा लोड मेन विंडो पे ही ना आ जाए. तीसरा, पुट रिक्वायर्ड और फ्रीक्वेंटली एंटर्ड इंफॉर्मेशन टूवर्ड टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्म. If you have seen any important website or an application like banking application, you can see that there are two sidebars. One bar is on the left side and one bar is on the right side. And in those bar, all the important links within to navigate within that application are given. So what are they doing? They are just highlighting that what all features they offer in that application in those sidebars. Similarly, you can also add those sidebars and display all the related stuff, related links to your website in those sidebars. When information is positioned vertically, align fields at the left edges. That means if you are designing a web page, a web form, then you have to align all the text boxes, all the labels towards the left side of the page, edge to edge. That means it should not be there that one text box is in the center and other one is the left and other one is in the right. All should have to be aligned towards the left edge. देन अरेंज कंट्रोल्स इन सीक्वेंस यूजर्स एक्सपेक्ट टू एंटर डाटा. इसका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप यूज़र से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे हो एंड उसमें एक फील्ड आई एड्रेस. तो यूज़र सबसे पहले अपना हाउस नंबर भरेगा, देन अपना एरिया भरेगा, देन उसके बाद सिटी भरेगा, देन कंट्री भरेगा. तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है एड्रेस लिखने का. आपको भी एप्लीकेशन में ऐसा एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में यूज़र को पता है कि उसको डेटा डालना है. आप ऐसे नहीं करो कि पहले आपने हाउस नंबर लिखवा लिया, देन उसमें कंट्री डलवा रहे हो एंड लास्ट में आप एरिया डलवा रहे हो. तो ये सीक्वेंस ख़राब हो गया. इससे यूज़र की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई. ठीक. लास्ट पॉइंट, पुट सिमिलर और रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर. यूज़ विजुअल इफेक्ट्स टू एम्फेसाइज द ग्रुपिंग. कहने का मतलब है कि जो एक जैसा डेटा है, फॉर एग्जांपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक यूज़र की, वो एक जैसा डेटा हो गया और वो डेटा जिस एप्लीकेशन पे यूज़र सर्च करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेब इंजन है, वेब सर्च इंजन है, उस पर कुछ डेटा सर्च करना है तो वो डेटा एक अलग हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेटर का डेटा थोड़ा अलग हो गया. तो ये तीन डेटा के जो हमने ग्रुप्स बनाए, इसमें एक ग्रुप का जो डेटा है वो सिमिलर डेटा है तो उसके विजुअल इफेक्ट सिमिलर रखो, दूसरे ग्रुप के अपने डेटा एलिमेंट्स के इफेक्ट सिमिलर रखो, तीसरे ग्रुप के अपने डेटा एलिमेंट्स के विजुअल इफेक्ट सिमिलर रखो. ऐसा ना हो कि तीनों ग्रुप्स का डेटा ही सिमिलर लगे, तीनों में डिस्टिंग्विशिंग दिखाई देनी चाहिए. Then we have to study about the guidelines for designing dialog boxes and error boxes. डायलॉग बॉक्स एंड एरर बॉक्स हमारी एप्लीकेशन विंडो पे बहुत बार पॉपअप होते हैं. तो उनको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या गाइडलाइन चाहिए. सबसे पहला, द एरर मैसेज शुड बी पॉजिटिव. मतलब यूज़र को अगर आप कोई एरर मैसेज दे रहे हो अब एप्लीकेशन से, तो यूज़र को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको कुछ रूडली बोलना चाह रहे हो. पॉजिटिव वे में, फ्रेंडली वे में यूज़र को बोलो. अगर यूज़र मान लो डेट फॉर्मेट ठीक से नहीं एंटर कर पा रहा तो आपका मैसेज क्या जाना चाहिए, एंटर द फॉलोइंग डेट फॉर्मेट. यूज़र को बता दो कि आपको इस फॉर्मेट में डेट एंटर करनी है. यूज़र को रूडली कोई जवाब नहीं जाना चाहिए. The error message should be constructive. Example, press the undo button and try again.
देख रहे हो अब हम किस तरह पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हम एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, बस वही हमें इस स्लाइड में देखना है। एरर मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड मीनिंगफुल। एग्जाम्पल, एरर अनएक्सपेक्टेड डेटा। अगर यूज़र गलती से गलत डेटा डाल देता है तो आप उसको ऐसा जवाब मत दो कि आपने गलत डाटा डाल दिया, आप उसको सोल्यूशन बताओ कि एरर अनएक्सपेक्टेड डेटा, प्लीज एंटर इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। देन द फोर्थ वन इज ओरिएंट द कंट्रोल्स इन डायलॉग बॉक्स इन द डायरेक्शन पीपल रीड। जनरली जो यूज़र्स होते हैं वो अपने सेंटेंसेस को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, तो आपको भी उसी तरह से अपने कंट्रोल्स और डायलॉग बॉक्सेस रीड करने चाहिए कि यूज़र की स्क्रीन पे अगर कोई डायलॉग बॉक्स आया तो उसे वो लेफ़्ट टू राइट रीड कर पाए। ऐसा ना हो कि एक डायलॉग बॉक्स लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, दूसरा डायलॉग बॉक्स आपका राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। सारे सीक्वेंस में आपको एक ही फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, वी हैव टू स्टडी अबाउट गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग कमांड बटन लेआउट्स। कमांड बटन्स कैसे होते हैं? सिंपली जैसे आपने फॉर्म भरा, उसके नीचे सबमिट बटन होता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे बटन्स को हम क्या कहते हैं? कमांड बटन। जैसे क्लियर द डेटा हो गया, सबमिट हो गया। तो इन बटन्स की पोजीशनिंग हमें इस तरीके से करनी है ताकि यूज़र को पता हो कि उसको एक मतलब अंदर से एक्सपेक्टेशन हो कि सबमिट का बटन मेरे वेब पेज पे कहाँ होगा। जनरली या तो पेज के एंड में होता है या पेज के सबसे ऊपर स्टार्टिंग में होता है, और पेज के ऊपर या नीचे एंड में सबसे स्टार्टिंग में या तो लेफ्ट साइड की तरफ होता है या राइट साइड की तरफ होता है। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यूज़र की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसको कौन सा बटन, कौन सा फॉर्म में डेटा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, उस चीज़ का ध्यान आपको अपनी एप्लीकेशन में रखना पड़ेगा। Then we have to discuss about guidelines for designing application windows. एप्लीकेशन विंडोज़ क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड किया। उस बैंकिंग एप्लीकेशन में 3 ऑप्शन आए आपके पास, एक फंड्स ट्रांसफ़र, एक ऐड बेनिफिशियरी और एक चेक अकाउंट बैलेंस। तो ये मेरे 3 क्या हो गए? अलग अलग एप्लीकेशन विंडोज़ हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ़र्स्ट एप्लीकेशन विंडो ओपन करता हूँ अगर उस बैंकिंग एप्लीकेशन पे फंड्स ट्रांसफ़र की, तो उस फंड्स ट्रांसफ़र की बैंकिंग एप्लीकेशन की विंडो के अंदर जब मैं जाऊँगा, उसको खुलता ही मेरे सामने क्या आएगा? फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। मतलब सिर्फ उस फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को देखनी है तो मैं फंड्स ट्रांसफ़र की विंडो पे गया। उस फंड्स ट्रांसफ़र की विंडो में मेरे पास बैलेंस चेक की इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए या पिन चेंज की इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। मतलब वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा in small windows within the application where each window corresponds to similar type of data। और उसको आप अरेंज करने के लिए कुछ ऐसे मेन्यूज़ बना सकते हो, जैसे टूल बार बना दिए, उसमें फाइल एडिट व्यू के मेन्यूज़ बना दिए, या जो भी आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड मेन्यू है। यूज़र अगर किसी चीज़ पे क्लिक करता है तो आपने उसकी प्रोग्रेस बार, स्टेटस बार दिखा दी कि उसका जो प्रोग्रेस है वो इतने % कंप्लीट हो चुका है। इससे क्या होता है? यूज़र की एक इंटरेक्शन बनी रहती है एप्लीकेशन से और यूज़र बोर नहीं होता। ठीक। देन हमें देखना है कि अगर हमें अपने एप्लीकेशन में कलर्स यूज़ करने हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, यूज़ आइडेंटिकल और सिमिलर कलर्स टू इंडिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है उसके लिए आप सिमिलर कलर्स यूज़ करो, उसमें आप कलर्स की वेरिएशन ज़्यादा मत लेके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें, जैसे आपने एक फॉर्म भरना है, उसमें क्या है कि आपको अपनी रिज्यूमे बनाना है, उसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। तो उसमें आप क्या डालोगे? एक मेट्रिकुलेशन की डालोगे, एक 12th की डालोगे, एक ग्रेजुएशन की डालोगे, 3 चीज़ें डालोगे। ये तीनों मेरे लिए क्या हो गई? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। तो मैं इन तीनों का कलर जो होगा वो सिमिलर रखूँगा, और आपका जो रिज्यूमे का ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपकी जॉब गेटिंग का ऑब्जेक्टिव होगा, उसका मैं कलर थोड़ा अलग रखूँगा, क्योंकि वो जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से अलग है। उसका मैं कलर अलग रख सकता हूँ, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उन तीनों फील्ड्स का कलर मेरे को सिमिलर रखना पड़ेगा। और बैकग्राउंड कलर मेरा कैसा होना चाहिए एप्लीकेशन का? जो बैकग्राउंड के ऊपर एलिमेंट्स हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे थोड़ा कंट्रास्ट में हो। ऐसा ना हो कि अगर मेरे डेटा एलिमेंट्स ब्लू कलर के हैं तो मेरा बैकग्राउंड भी ब्लू ही कलर का है, फिर मेरे डेटा एलिमेंट्स दिखाई नहीं देंगे मेरे एप्लीकेशन में है क्या क्या। तो उसके लिए मेरे को कंट्रास्ट मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल एंड नोटिसेबल। थर्ड पॉइंट है अपना, यूज कलर्स कंसिस्टेंटली विद ईच विंडो एंड अमंग ऑल विंडोज इन एप्लीकेशन। कंसिस्टेंटली का मतलब इतनी जल्दी जल्दी भी कलर्स के अंदर वेरिएशन मत लेके आओ कि आपके पास अब कोई और विंडो बनानी है तो उसके लिए कलर ही ना बचे। एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट पैटर्न आप डिसाइड करो कि आपके एप्लीकेशन में होगा क्या। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है?
फॉर एग्जांपल मेरे को अगर रेड के शेड्स देने हैं तो मैं उस रेड के अंदर भी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लाइट रेड टू वेरी डार्क रेड में उसके अलग अलग शेड्स बना सकूं. दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट. तो इस तरह हम कलर्स को अगर कंसिस्टेंटली यूज़ करें तो हमारे पास कलर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे कलर्स नीडफुल के टाइम पे हमें मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए. Then using too many colors can be visually distracting and making application less interesting. कहने का मतलब आपने एक पेज बनाया येलो कलर का, दूसरा पेज बनाया ग्रीन कलर का, तीसरा पेज बनाया ब्लू कलर का. हो क्या रहा है, आप जब भी यूज़र चेंज करता है उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है. उससे क्या हो जाता है, यूज़र का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और यूज़र को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन इज शोइंग ऑफ ओवरली समथिंग. वो ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा उसकी डिज़ाइनिंग ओवर हो चुकी है. तो वो चीज़ भी यूज़र को पसंद नहीं आती. यूज़र को एक सिंपल एंड सोबर चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी. तो आपको उस तरीके से कलर्स यूज़ करने हैं. अलाउ यूज़र टू मॉडिफाई द कलर कन्फिग्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन. जैसे आपने देखा होगा आजकल जो एप्लीकेशन आती हैं उनमें हम थीम्स दे देते हैं, लाइट थीम एंड डार्क थीम. तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को कंट्रोल दे रहे हैं कि वो कुछ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके जो उसको सिंपल लगे उस हिसाब से, ताकि यूज़र का इंटरेस्ट बना रहे, यूज़र को लगे कि हाँ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मैं काम कर पा रहा हूँ एप्लीकेशन पे. नेक्स्ट हमें देखना है गाइडलाइंस फॉर यूजिंग दी फॉन्ट्स. फॉन्ट्स भी हमारा एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं. सो वाइल डेवलपिंग द एप्लीकेशन एंड यूजिंग द फॉन्ट्स we have to keep in mind that we have to use commonly installed fonts. For example, commonly installed fonts are Times New Roman, Calibri, Comic Sans, MS. But if we use some special types of fonts that we have downloaded while developing our application, then it may cause a problem. How it may cause a problem? Suppose I have downloaded a font and used it in my application while developing it. Now you want to install that application on your Android device or iOS device. Then what will happen if that font is not in your Android device or iOS device? That application will run in the default font of your phone. That is pretty much not good for your application because it distracts the user by not allowing the user to get the original user interface that the developer wants to give. मतलब यूज़र के पास वो चीज़ नहीं पहुंचेगी जो डेवलपर देना चाहता था. तो डेवलपर को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी स्किल्स जो हैं कॉमनली इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स में ही दिखाए. वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा सपोर्ट डाउनलोड करके ना डाले उसमें जो कि यूज़र के पास अवेलेबल ही ना हो. उससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन के डेटा एलिमेंट्स इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं आपके फ़ोन की अलाइनमेंट के हिसाब से. तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा. अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसके लिए हम बोल्ड कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से लेजिबल हो. लेजिबल मतलब हम उसे पढ़ पाएँ. यूजिंग fonts consistently within each form and among all forms in our application. कहने का मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है एक पेज पे, दूसरे पेज पे लॉगिन फॉर्म बनाया है, तो हमें क्या करना है, जो हम फॉन्ट एक बार डिसाइड कर चुके हैं उसी फॉन्ट को सारी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहिए हम, ताकि हमारे एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहे. ऐसे ना हो कि हम कभी कोई फॉन्ट ले लेते हैं कभी कोई फॉन्ट ले लेते हैं, वो यूज़र को तंग करेगा. Then using too many font styles, comma sizes and colors can be visually distracting. मतलब तरह तरह के font style और sizes में वेरिएशन मत लाओ. एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया उसी पे चलो. कलर्स भी वही रखो. अगर आपको किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना है तो सिर्फ उस पार्ट ऑफ टेक्स्ट को आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दो या बोल्ड कर दो या हाईलाइट कर दो. लेकिन अंडरलाइंस हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए. दे कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू रीड. कई बार अंडरलाइन करके हमें समझ नहीं आता कि वर्ड एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ अगर फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होगा तो ये था कि हमें फॉन्ट्स में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. मेन था हमारा फॉन्ट स्टाइल एक जैसा होना चाहिए, कलर्स उसके एक जैसे होने चाहिए और साइज़ एक जैसा होना चाहिए. अंडरलाइंस हमें यूज़ नहीं करनी. कलर्स में हमने पढ़ा कि बहुत सारे तरह के कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए. एप्लीकेशन विंडोज़ में हमें फाइल एडिट व्यू ऐसे स्मॉल मेन्यूज़ देने चाहिए जिससे यूज़र की इंटरेक्शन बनी रहे. कमांड बटन हमारे उस जगह पे होने चाहिए पेज के जहाँ पे यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है उनको, जहाँ पे यूज़र जाके ढूंढेगा कि हाँ भाई मेरे को सबमिट बटन किधर मिलेगा. ऑब्वियसली या तो टॉप ऑफ द पेज या डाउन ऑफ द पेज. ओके. Then
डायलॉग बॉक्सेस एंड एरर बॉक्सेस के मैसेजेस यूजर्स को के लिए कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, डिस्ट्रैक्टिंग और रूड नहीं होने चाहिए। देन डिज़ाइनिंग फॉर्म्स एंड डेटा एंट्री विंडोज़ में हमने पढ़ा कि अगर बहुत सारा डेटा डालना है हमें तो हम उसको छोटी छोटी विंडोज़ में डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक बार में यूज़र एक विंडो से रिलेटेड डेटा डाल सके, बाकी बाद में एंट्री कर दे। तो ये था कि वाइल डिज़ाइनिंग हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग द व्यू लेयर ऑफ एन एप्लीकेशन। For any doubts you can post in the comments. I will reply back soon.